नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने आज एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं, नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं और एक नई यूनिट के रूप में वो चैप्टर होगा आपका। तो जैसे मैं आपको हर बार सिलेबस बताता हूँ, तो इस चैप्टर से पहले भी एक बार फिर से आपको बता देता हूँ सारी बातें। ये आपकी फर्स्ट फिजिक्स की 5 यूनिटें हैं। इसके अंदर आपके शुरुआत के 4 चैप्टर, इसके अंदर आपका 5वां और 6ठा चैप्टर आता है, इसमें अकेला 7वां आता है, इसमें 8वां आता है। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये 7 नंबर का था, ये 5 का था, ये भी 5 का था और ये आपके 3 का था। तो इन्हें जोड़ने के बाद में 20 अंक का जो आपका काम बनता है उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ये 20 अंक का काम अपने पूर्ण तरीके से किया है। अगर आपका जो हटाया वाला सिलेबस है उसे भी साथ में आप लोग जोड़ते हो तो उस सब के साथ हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है बिना किसी टॉपिक को छोड़े। बस 8वें चैप्टर के अंदर एक टॉपिक हम लोगों ने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग छोड़ दिया है, जो आपका चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण है उसे हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, अब अपने बढ़ते हैं लास्ट यूनिट की ओर। लास्ट यूनिट जो आपकी है ये 7 अंक की है। ठीक है, 7 अंक की है लास्ट यूनिट आपकी ये फर्स्ट फिजिक्स की, और इसे जोड़ने के साथ में आपकी फर्स्ट फिजिक्स जो है उसके 27 नंबर जो है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने 5वीं यूनिट जो है उसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे और कितने चैप्टर आते हैं। आपकी जो 5वीं यूनिट है, यूनिट 5, ये 7 नंबर की है। कितने नंबर की है? 7 नंबर की है। और इसमें कितने चैप्टर आते हैं? तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं आपके। जो 2 चैप्टर आपके वो किस में आते हैं? यूनिट 2 में आते हैं। कौन कौन से चैप्टर आते हैं? एक तो आपका 9वां चैप्टर आता है और एक आप लोगों का 10वां चैप्टर आता है। एक तो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और 10वां चैप्टर है आपका प्रत्यावर्ती धारा। ये दोनों चैप्टर जो है आपके यूनिट 5 में आते हैं और दोनों मिलकर के कितने नंबर के बनते हैं? 7 नंबर के बनते हैं। 9वां जो चैप्टर है ये कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी पार्ट इसके अंदर से हटाया नहीं है। और जो 10वां चैप्टर है इसके अंदर से बस जो छोटे छोटे टॉपिक आपके हटाए गए हैं, जिनमें एक तो वाटिन धारा और एक शक्ति गुणांक आता है, तो वो तो अपने इसके साथ में पढ़ लेंगे। उन टॉपिक के बिना भी अगर उन टॉपिक को छोड़ भी दें तो वो भी आप लोगों के आ जाते हैं। जो अन्य टॉपिक है उनके अंदर आप लोगों ने पढ़ लोगे। ठीक है, तो अभी जो 9वां चैप्टर है ये आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा बिना किसी बदलाव के। तो देखिए अपने शुरू कर रहे हैं 9वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये चैप्टर का नाम है अपने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और सबसे पहले अपने इसमें यही देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का क्या मतलब है। सबसे पहला टॉपिक इसका यही आता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, कि हमारे पास में जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का क्या मतलब है। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और इसका क्या मतलब है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का मतलब होता है किसी परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा, किसी परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा, किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को, विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को, विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो जो आपके शुरुआत के जो चैप्टर थे, फर्स्ट चैप्टर था, वहाँ एक जगह काम में आया था अपने एक विधि होती है आवेशन की, प्रेरण द्वारा आवेशन। उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है, किस तरीके से प्रेरण की वजह से आवेश आता है। वो सारी बातें डिटेल से 9वें चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये 9वां चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है, जिसके अंदर आपको सारी बातें जो है फर्स्ट चैप्टर वाली जो बाकी रह जाती है उनके आंसर भी मिल जाएंगे। तो आपका जो टॉपिक है वो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मैंने क्या लिखा है? किसी परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र में, किसी परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न होने की जो घटना होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नाम से। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो है परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र।
ठीक है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या जो धारा उत्पन्न होती है उसी को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अगर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इसे कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है ये मैं आपको 500 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ डिटेल से सारी बातों के साथ में। अगर आप अब तक आपको नहीं पता विद्युत वाहक बल तो पहले 500 चैप्टर पढ़िए। और अगर इसके द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तब तो इसे किस नाम से जानते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर आपका परिपथ कैसा हो? बंद हो, परिपथ कैसा हो? बंद परिपथ हो, तो वहां पर विद्युत वाहक बल के साथ साथ क्या होगी? प्रेरित विद्युत धारा भी होगी। वहाँ क्या होगी? प्रेरित विद्युत धारा भी होगी। और उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रेरित विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। यानी विद्युत वाहक बल के साथ साथ वहाँ पर धारा भी जो है वो प्रवाहित होगी और उसे अपने जानेंगे प्रेरित विद्युत धारा के नाम से। ठीक है, ये सारी बातें आ जाती है आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स कि चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास में क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स से पहले अपने विद्युत फ्लक्स को पढ़ चुके हैं तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स का क्या मतलब है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत रखे पृष्ठ से, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत रखे पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो उनकी संख्या कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। उसको किस नाम से जाना जाता है? चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके पास में कोई एक पृष्ठ है, ये कहाँ रखा गया है? ये रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी वेक्टर है और इसके अभिलंबवत इसे रख दिया है। ये कितना आएगा? डी ए वेक्टर आएगा। कितना आएगा? डी ए वेक्टर आएगा। और इन दोनों के मध्य कोण कितना है? इन दोनों के मध्य कोण है थीटा। कितना कोण है दोनों के मध्य? थीटा कोण है। तो अब आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से चुंबकीय फ्लक्स निर्वात के लिए देखिए आपके पास में कितना आएगा? चुंबकीय फ्लक्स आपके पास में आएगा डी फाई बी। कितना? डी फाई बी किसके बराबर? बी डी ए कोस थीटा की। अब ये कोस थीटा कहाँ से आ गया? तो ये डी ए का जो इस साइड में घटक है ये क्या है? डी ए कोस थीटा है। क्या है ये घटक? डी ए कोस थीटा है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो किसके बराबर होगा? चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। यानी आपके पास में चुंबकीय फ्लक्स क्या आएगा? डी फाई बी इक्वल बी डी ए कोस थीटा। ये किसका मान है? ये चुंबकीय फ्लक्स का मान है। यहाँ से अगर आप लोग संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना चाहोगे तो आपको करना पड़ेगा इसका समाकलन। तो पहले अपने इसे थोड़ा सोल्व करते हैं, फिर समाकलन भी कर लेंगे इसका। डी फाई बी इक्वल कितना बन जाता है? ये बन जाता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आपके पास में जो कोस थीटा है ये जब यहाँ से हटाते हो आप लोग तो क्या किस रूप में ये बनता है? डॉट प्रोडक्ट के रूप में बनता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो डी फाई भी कितना आएगा? बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर आएगा। ठीक है। और अगर इसका किया जाता है समाकलन, क्या किया जाता है? समाकलन किया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास में होता है फाई बी इक्वल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। स्पेशल केस के रूप में अगर आप लोग इसे देखना चाहो तो इसके अंदर देखिए क्या क्या स्पेशल केस बन सकते हैं। एक तो इसके अंदर कि जब आपके पास में थीटा जो है वो कितना डिग्री हो? 0 डिग्री हो। यहाँ से आप लोग स्पेशल केस भी इसके देख सकते हो। जैसे आपके पास में थीटा जो है वो कितना डिग्री हो? अगर 0 डिग्री हो, थीटा अगर कितना हो आपके पास में? 0 डिग्री हो, मतलब बी वेक्टर और डी ए वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। उस कंडीशन में कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। जब कोस थीटा इक्वल 0, ये कोस थीटा के अंदर थीटा जो है उसका मान 0 डिग्री होता है तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। उसमें आपके पास में ये जो समाकलन है फाई बी ये किसके बराबर आ जाता है? समाकलन आ जाता है बराबर बी डी ए की। किसके बराबर? बी डी ए के बराबर। और इस कंडीशन के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लोग लिख सकते हो बी
समाकलन डी ए। जब इस पृष्ठ का समाकलन किया जाता है तो ये कितना आता है, 5b इक्वल बी ए आता है। और ये आपके पास में मान जो है वो क्या है, अधिकतम है, मैक्सिमम मान आपके पास में है। तो 5b इक्वल क्या बनता है, बी ए बनता है। 5b इक्वल बी ए, और कैसा मान है ये, अधिकतम मान है, मैक्सिमम इसका मान है। अगर अपने और इसके अंदर स्पेशल केस देखें तो यहाँ पर आप लोग बता दोगे कि फ्लक्स का मान धनात्मक है, अधिकतम है, और निर्गत आपके पास में फ्लक्स आ रही है। और अगर अगले केस के अंदर आप लोग देखते हो कि थीटा का मान आप लोग क्या कर देते हो, 90 डिग्री कर देते हो। यहाँ से अगर आपके पास में थीटा कितना होता, 90 डिग्री होता, थीटा कितना होता, 90 डिग्री होता। देख लेना सभी जगह बी लिखा है मैंने, ठीक है, ई मत लिख देना। तो आपके पास में थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 डिग्री आपके पास में ये बनता है। तब आपके पास में 5b कितना होगा, आपके पास में 5b 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से गुजरने वाली फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपके पास में ये मान होता है 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ ये केस बनाऊँ मैं कि अगर आपके पास में मान कितना होता थीटा का, 180 डिग्री होता। एक तरफ तो आपके पास में बी वेक्टर है और दूसरी तरफ क्या है, डी ए वेक्टर है। यहाँ थीटा कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो इस कंडीशन में कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। तब आपके पास में आप लोग देख सकते हो कि ये जो बना है 5b इक्वल क्या बनता, आपके पास में बनता माइनस का बी डी ए। यानी आप लोग लिख देते 5b इक्वल माइनस का बी समाकलन डी ए, या माइनस का बी ए। ठीक है, क्या बनता है, ये माइनस का बी ए बनता। इसमें फ्लक्स जो है ऋणात्मक मान आपके पास में होता, और फ्लक्स जो है वो किस प्रकार की होती, प्रवेशित फ्लक्स होती। यानी यहाँ जो आपके पास में फ्लक्स है वो कैसी है, प्रवेशित है। यहाँ फ्लक्स निर्गत है, और यहाँ फ्लक्स का मान कितना है, 0 है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, फ्लक्स के मान जो है इसमें लिख सकते हो, 5b इक्वल 0। ठीक है, और एक आता है 5b इक्वल माइनस का बी ए, और एक आता है 5b इक्वल प्लस का ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक की, कि चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का एमकेएस पत्ती में मात्रक देखेंगे, और सीजीएस पत्ती में भी अपने इसका मात्रक देखेंगे। देखिए मात्रक इनके आपके पास में एक तो आएगा एमकेएस पत्ती में मात्रक, और एक इसका मात्रक आएगा सीजीएस पत्ती में। एक तो देखिए फाई का फॉर्मूला आप लोग सीधा अगर याद रखना चाहो तो फाई इक्वल बी ए याद रख सकते हो मात्रक वगैरह के लिए। वैसे आप लोग बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के रूप में भी आप लोग इसे लिख सकते थे अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाती। तो यहाँ से जो चुंबकीय फ्लक्स होती है, चुंबकीय फ्लक्स का एमकेएस या एसआई पत्ती में मात्रक देखा जाए तो वो होता है वेबर। मात्रक क्या होता है, वेबर होता है एमकेएस या एसआई पत्ती में। और अगर सीजीएस पत्ती में लिखा जाए तो मात्रक क्या होता है इसका, मैक्सवेल होता है। मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस रूप में भी एक बार मात्रक बताए थे। किसके बारे में बात कर रहा था उसमें मैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, 7वें चैप्टर के अंदर मैंने जब चैप्टर शुरू हुआ था उसमें मैंने आपको मात्रक बताए थे। टेस्ला के साथ साथ कुछ अन्य मात्रक भी आपको बताए थे। वहाँ मैंने आपको बोला था कि फाई के बारे में आप लोग आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे तो ये वो जगह है जहाँ आप लोगों ने देखा है कि वो मात्रक कहाँ से लिखा था। तो फाई इक्वल क्या होता है, बी ए होता है। तो बी किसके इक्वल बन जाता है, फाई अपॉन ए के इक्वल बन जाता है। तो टेस्ला को अन्य रूप में भी आप लोग वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वैसे ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, मात्रक तो इसका भी इम्पोर्टेंट होता है चुंबकीय क्षेत्र का जो टेस्ला हम लोगों ने लिखा था। पर ये जो आपके पास में है चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक भी आप लोग जरूर याद रखना। मात्रक क्या होता है इसका, वेबर, और सीजीएस पत्ती में क्या होता है, मैक्सवेल होता है। अब बात आती है कि आपका जो एक वेबर है, एक वेबर जो आपके पास में ये कितने मैक्सवेल के बराबर होता है, तो ये 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, एक वेबर किसके बराबर होता है, एक वेबर बराबर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल के। ठीक है, 10 की पावर 8 मैक्सवेल के ये क्या होता है आपका मान बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया 10 की पावर 8 मैक्सवेल।
आप लोग ये निकाल करके देख सकते हो। वैसे ये मात्रक वगैरह जो है आप लोगों को मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि एक टेस्ला और एक गाउस में क्या संबंध होता है। और वहाँ से आप लोग ये भी लिख सकते हो कि आपका जो एक वेबर है और जो मैक्सवेल है इसके अंदर क्या रिलेशन प्राप्त होता है। और ये किस प्रकार की राशि है, तो ये एक अदिश राशि है और विमा आप लोग इसकी निकाल करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैराडे और हेनरी के प्रयोगों के बारे में। नया टॉपिक आता है अपने इसमें फैराडे और हेनरी के प्रयोग। 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 तो देखिए फैराडे और हेनरी वैज्ञानिकों के नाम है। इन्होंने क्या किए थे, कुछ प्रयोग किए थे। अपने उन प्रयोगों की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार के उन लोगों ने प्रयोग किए थे। तो देखिए इनका प्रयोग फर्स्ट प्रयोग के अंदर इन लोगों ने क्या देखा था। प्रयोग फर्स्ट, फैराडे और हेनरी के प्रयोग, ये अपना टॉपिक है। और अपने सबसे पहले देख रहे हैं इनका प्रयोग फर्स्ट प्रयोग के अंदर इन लोगों ने क्या किया था। तो इनके पास में थी एक चुंबकीय, इस तरीके से बनाएंगे अपने इसे, ठीक है। और इस साइड अपने चुंबक लेकर के आएंगे। चलो इस साइड एन लेकर के आ जाते हैं। अगर एन लेकर के आओगे तो ये दिशा आपको बदलनी पड़ेगी। एन लेकर के आते तो ठीक है। और यहाँ पर इसे कुंडली के रूप में बना देना। ये आपके पास में क्या है, कोई एक कुंडली है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, कोई एक कुंडली है। और इस कुंडली के पास में आप लोग क्या करते हो, किसी चुंबक के ध्रुव को लेकर के आते हो। और कौन से ध्रुव को लेकर के आ रहे हो आप लोग, एन ध्रुव को इसके पास में लेकर के आ रहे हो। ठीक है। और देखिए आपको पता है कि अगर किसी चुंबक को लेकर के आओगे तो चुंबक से क्या निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो यहाँ भी क्या होगी, इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो निकलेगी। तो इस तरीके से इससे क्या निकलने वाली है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलने वाली है। प्रयोग के बारे में एक बार फिर से मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। एक बार डायग्राम बना लूँ इसका। ठीक है, अब देखिए अपने डिटेल से कि अपना प्रयोग है फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। इन्होंने कुछ एक प्रयोग किए थे। हालांकि प्रयोग के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल कम है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फैराडे और लेंज का नियम। और लेंज का नियम जो स्पेशली अपने रहता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें इस दिशा का भी इंपॉर्टेंस रहता है कि किस तरीके से आप लोग ये दिशाएं बनाते हो। ठीक है, फैराडे और हेनरी में तो किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ अपने प्रयोग है और इसमें ये बताता है कि अपने चुंबक को पास में लेकर के आ रहे हैं, दूर लेकर के जा रहे हैं, विक्षेप आ रहा है, इन सब के बारे में ये बताता है। परंतु लेंज के नियम में अपनी ये दिशाएं भी साथ के साथ इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो अब देखिए अपने ये प्रयोग क्या है। तो फैराडे और हेनरी ने क्या किया, एक चुंबक ली और चुंबक में दो ध्रुव थे, एक एन और एक एस हमेशा होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चुंबक होती है इसके ध्रुव युग्म रूप में उपस्थित है। तो चुंबक में दो ध्रुव है, एन और एस। इसके एन ध्रुव को आप लोग क्या कर रहे हो, एक कुंडली के पास में लेकर के आ रहे हो। आपके पास में ये एक कुंडली है, इस कुंडली के आप लोग क्या कर रहे हो, पास में इसे लेकर के आ रहे हो। और ये जो कुंडली आपके पास में है, इस कुंडली के साथ आप लोगों ने क्या जोड़ रखा है, एक धारामापी जोड़ रखा है। यानी यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, ये मैं आपको 7वें चैप्टर में बता चुका हूँ। धारामापी अपने को क्या बताता है, धारामापी बताता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, और कौन सी दिशा के अंदर धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। यानी धारा का संसूचन, मापन और दिशा के बारे में अपने धारामापी जो है वो बताता है। तो इस कुंडली के पास में अपने क्या करते हैं, एक चुंबक को लेकर के आते हैं। आप लोग देखते हो कि इस कुंडली के पास में जब आप लोग चुंबक को लेकर के आ रहे थे तो यहाँ पर क्या आता है, ये जो धारामापी लगा हुआ है इसमें आता है विक्षेप।
ठीक है, इसमें क्या आता है, विक्षेप आता है। और जब आप लोग इसे दूर लेकर के जाते हो, अभी आप लोग इसे इस साइड लेकर के आ रहे हो, फिर जब आप लोग इसे दूर लेकर के जाते हो, आप लोग क्या करते हो, इसे दूर लेकर के जाते हो, तो एक बार फिर से क्या आता है, धारामापी में विक्षेप आता है, परंतु इस बार विक्षेप की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। पहले की तुलना में विक्षेप की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अभी बात सुनिए, फिर से बताता हूँ। एक कुंडली आपके पास में, और कुंडली के पास में आप लोग एक चुंबक लेकर के आ रहे हो। आप चुंबक को लेकर के आए तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या आता है, धारामापी में विक्षेप आता है। और जब आप लोग इसे विपरीत दिशा में लेकर के जाते हो चुंबक को, एक बार फिर से इसमें विक्षेप आता है, परंतु विक्षेप की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। और जब आप लोग चुंबक को रोक देते हो तब इसमें विक्षेप भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कैसे, आप लोग यहाँ से चुंबक को लेकर के आ रहे थे, विक्षेप आएगा और आप लोगों ने रोक दिया, जैसे ही आपने रोका विक्षेप शून्य। फिर आप लोग क्या कर रहे हो, इसे दूर लेकर के जा रहे हो, तो पहले जो विक्षेप आ रहा था उसकी विपरीत दिशा में यहाँ पर क्या आता है, विक्षेप आता है। ठीक है, और जब आप लोग क्या करते हो, एन की बजाय एस ध्रुव को इस साइड लेकर के आते हो। कौन से ध्रुव को, एस ध्रुव को लेकर के आते हो, तब आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो विक्षेप की दिशा आएगी धारामापी में, वो पहले की तुलना में क्या होगी, विपरीत होगी। कैसे, जैसे जब आप लोग एन को जब पास लेकर के आ रहे थे, एन को जब आप लोग पास लेकर के आ रहे थे, तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही थी उससे विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी जब आप लोग किसे लेकर के आओगे, एस को लेकर के आओगे। और जब एस को आप लोग दूर लेकर के जाओगे तो विपरीत दिशा में धारा होगी किसके, जब आप लोग एन को दूर लेकर के जा रहे थे। आई बात समझ में। तो ये क्या है, आपके पास में फैराडे और हेनरी का फर्स्ट प्रयोग है। सेकंड प्रयोग देखिए क्या होता है। सेकंड प्रयोग के अंदर उन्होंने क्या किया, सेकंड प्रयोग के अंदर उन्होंने इसे हटा दिया, जो यहाँ पर आपके पास में चुंबक लगी हुई थी, इस चुंबक को हटा दिया और चुंबक की बजाय उन्होंने क्या किया, एक दूसरी कुंडली को इसके पास में लेकर के आए। ठीक है, प्रयोग सेकंड प्रयोग में उन लोगों ने क्या किया कि चुंबक के इसके पास में जो चुंबक है उसकी बजाय एक किसी कुंडली को लेकर के आते हैं। ठीक है, सेकंड जो इनका प्रयोग है उसमें इन्होंने क्या किया, चुंबक की बजाय किसी एक कुंडली को लेकर के आ गए। ठीक है, और इस तरीके से धारा प्रवाहित होगी। ये कुंडली में फेरे हैं, एक फेरा ही बना देता हूँ कुंडली में। ठीक है, तो इस तरीके से एक फेरा है और इसके पास में उन्होंने क्या किया, एक दूसरी कुंडली को रखा। इस तरीके से एक दूसरी कुंडली थी, इसे रखा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरी कुंडली को इसके पास में रख दिया। और पास में रखने के बाद में उन्होंने क्या किया, इसका संबंध एक बैटरी से कर दिया। यहाँ उन लोगों ने क्या कर दिया, एक बैटरी को जोड़ दिया और यहाँ लगा दी एक कुंजी। तो बैटरी को जोड़ेंगे, धारा प्लस से माइनस की ओर क्या होगी, प्रवाहित होगी। धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होगी। इस तरीके से कुंडली को थोड़ा ठीक बना लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में कुंडली है। सेकंड प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि इसके पास में एक दूसरी चुंबक को लाने के बजाय एक अन्य कुंडली को लेकर के आए। यहाँ पर उन्होंने क्या रख दिया, एक कुंडली को रख दिया और कुंडली के अंदर क्या जोड़ी गई है, एक बैटरी जोड़ी गई है। यानी ये जो कुंडली है इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, इसमें पहले से ही धारा प्रवाहित हो रही है। यानी धारा प्रवाहित एक कुंडली को लेकर के आए। तो जब ये कुंडली को लेकर के आते हैं किसके पास में, ये जो आपके पास में जैसे C1 C2 नाम लिख दूं कुंडलियों का, कोयल, तो ये आपके पास में जो फर्स्ट कोयल है, यानी प्रथम जो आपके पास में कुंडली है, इसके पास में क्या किया जाता है, जब इस कुंडली को लेकर के आते हैं, इसे जब गति करवाते हुए इस साइड लेकर के आते हैं, तब उन्होंने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी जो है इसमें एक बार फिर से क्या आता है, विक्षेप आता है। जैसे पहले विक्षेप आ रहा था उसी तरीके से यहाँ पर क्या आता है, विक्षेप आता है। ठीक है, और जब वो क्या करते हैं, जब वो इसे यहाँ ला करके रोक देते हैं तो विक्षेप कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। और जब इसे लेकर के जाते हैं दूसरी दिशा के अंदर, इसे क्या करते हैं, दूसरी दिशा के अंदर लेकर के जाते हैं, दूर लेकर के जाते हैं, तो विक्षेप एक बार फिर से आता है। विक्षेप क्या होता है, एक बार फिर से आता है, परंतु अब की बार विक्षेप की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अब की बार विक्षेप की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है पहले की
तुलना में। और जब वो क्या करते हैं, इस बैटरी के टर्मिनलों को उल्टा कर देते हैं, यानी इस तरीके से बैटरी के टर्मिनलों को वो जोड़ करके क्या करते हैं, इसे पास में लेकर के आते हैं, तब भी विक्षेप आएगा, और दूर लेकर के जाएंगे तब भी विक्षेप आएगा। जब रोक देंगे तब विक्षेप नहीं आएगा। परंतु फर्क क्या होगा, जब बैटरी के टर्मिनल उल्टे करके पास में लेकर के आएंगे तो पहले जैसे पास में लेकर के आ रहे थे उसकी तुलना में विक्षेप क्या होगा, विपरीत होगा। और जब दूर लेकर के जाएंगे तब भी विक्षेप आए, परंतु पहले की तुलना में क्या है, विक्षेप जो जब पहले बैटरी इस प्रकार की जुड़ी हुई थी उसकी तुलना में ये क्या है, विपरीत है। ठीक है, ये इनका सेकंड प्रयोग था। थर्ड प्रयोग के अंदर देखिए उन्होंने क्या किया। थर्ड प्रयोग के अंदर इन्होंने प्रयोग थर्ड प्रयोग में एक बार फिर से वही परिपथ बनाया और एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया उन्होंने और ये कुंडली बना दी, और इसके पास में क्या किया, एक दूसरी कुंडली को रख दिया। उसके पास में क्या कर दिया, एक दूसरी कुंडली को रख दिया, और इसके साथ में उन्होंने क्या किया, एक दाब कुंजी को जोड़ दिया। यहाँ पर क्या जोड़ दिया, एक दाब कुंजी को जोड़ दिया। यानी अब की बार क्या कर रहे हैं ये लोग कि यहाँ पर धारामापी है, कुंडली है, और ये भी क्या है, एक दूसरी कुंडली है। अब की बार दोनों में से किसी को भी वो क्या नहीं करवाते हैं, गति नहीं करवाते, ना तो प्रथम कुंडली को करवाते हैं और ना ही द्वितीय कुंडली को करवाते हैं। दोनों में से किसी को भी ये गति नहीं करवाते। अब की बार इस प्रयोग में वो लोग क्या करते हैं, इस प्रयोग के अंदर वो जो ये दूसरी कुंडली उनके पास में है, तो ये जो दाब कुंजी है, इस दाब कुंजी को दबाते हैं। दोनों में से गति किसी को नहीं करवानी है, सिर्फ क्या करना है, दाब कुंजी को दबाना है। जैसे ही दाब कुंजी को दबाया जाता है तो परिपथ में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही दाब कुंजी को दबाया, परिपथ में क्या प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई। और जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित हुई, उन्होंने देखा यहाँ गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें क्या आता है, विक्षेप आता है। मतलब यहाँ भी क्या प्रवाहित होती है, इस कुंडली में भी धारा प्रवाहित होती है। जब कुंजी को दबाए रखते हैं तब परिपथ में किसी भी प्रकार की धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होती। यानी जब कुंडली को वो क्या करते हैं, दबा करके रखते हैं, तब यहाँ पर किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती। और जब क्या करते हैं, इस दाब कुंजी को यहाँ से छोड़ देते हैं, तो जैसे ही दाब कुंजी को छोड़ा जाता है, एक बार फिर से परिपथ में क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही दाब कुंजी को छोड़ते हैं, परिपथ में फिर से धारा प्रवाहित होती है, फिर से यहाँ क्या आता है, विक्षेप आता है। परंतु अब की बार विक्षेप की दिशा जो है वो क्या है, विपरीत है। विक्षेप की दिशा क्या है, विपरीत है। तो उन्होंने देखा कि जब क्या किया जाता है, इस दाब जो आपके पास में कुंडली है, इस दाब कुंडली को दबाया जाता है तब विक्षेप आता है, और जब इसे नहीं दबाया जाता तब भी विक्षेप आता है। परंतु जब इसे दबाए रखते हैं वो, तब इसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप जो है वो प्रवाहित, विक्षेप जो है वो कुंडली में प्राप्त अपने को नहीं होता है। ठीक है, तो अब अपने करते हैं इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों की चर्चा कि आपको क्या क्या निष्कर्ष जो है इन तीनों प्रयोगों से प्राप्त हुए। तो 3 प्रयोग यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं इनके प्रयोगों के निष्कर्ष। ये निष्कर्ष जो है ये इंपॉर्टेंट है बस इनके प्रयोग में कि कौन कौन से निष्कर्ष जो है उनके प्राप्त होते हैं। तो इनके प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष की क्या क्या निष्कर्ष जो है अपने यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो 3 प्रयोग थे। फर्स्ट प्रयोग जो था, फर्स्ट प्रयोग में वो क्या कर रहे थे, किसी एक चुंबक को पास में लेकर के आ रहे थे। किसको पास में लेकर के आ रहे थे, चुंबक को पास में लेकर के आ रहे थे। जब चुंबक को पास में लेकर के आ रहे थे तब आपको पता है कि चुंबक को अगर पास में लेकर के आया जाएगा तो चुंबक के जो सिरे है, एन सिरे, वहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। और जब वो इसे पास में लेकर के आते हैं कुंडली के, तो उस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, जैसे अभी इतनी गुजर रही है, फिर और पास आएगा और ज़्यादा गुजरेगी, और ज़्यादा गुजरेगी, दूर जाएगी, वो क्या होती है, कम होती है। तो जैसे ही वो क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसके अंदर से गुजरेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरने से फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से क्या प्रवाहित होती है, यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है। और जब क्या किया जाता है, इसे रोक दिया जाता है। यानी आप लोग क्या करते हो, इसको गति करवाना बंद कर देते हो। तो गति करवाना बंद करने
करने पर फ्लक्स में यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या परिवर्तित हो रही थी वो बंद हो जाती है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं आता, जिससे किसी प्रकार की धारा जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। और जब क्या किया जाता है, इसे दूर लेकर के जाया जाता है। इसे क्या करते हैं, वो दूर लेकर के जाते हैं। तो एक बार फिर से जो आपके पास में कुंडली है, उस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और उनमें परिवर्तन आने के कारण एक बार फिर से क्या होती है, जो आपके पास में धारा मापी है उसमें धारा प्रवाहित होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलने पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। और जब इसे रोक दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या नहीं बदलती है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित भी नहीं होती है। तो ये फर्स्ट प्रयोग के निष्कर्ष थे। 2 प्रयोग बच गए, उनके निष्कर्ष जो है उनकी चर्चा अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें करेंगे। ठीक है।